हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है नगरीय स्थानीय स्वशासन, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो नगरीय भाग है उस पे हम आज बात करेंगे, जिसको कहते हैं नगर पालिकाएँ, म्यूनिसिपैलिटीज़। जब हम स्थानीय स्वशासन को पहली क्लास में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर डिस्कशन किया था कि स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम लाया गया है। उसको हमने पिछली 2-3 क्लासेस में डिस्कस किया है। उसमें जो 3 स्तर होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, यानी एकीकृत व्यवस्था होती है, जिसमें सबसे नीचे आप देखते हो कि ग्राम स्तर होता है, फिर खंड स्तर और फिर जिला स्तर होता है। जो तीनों स्तर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो शहर की तरफ का जो स्वशासन है, जिसको हम नगर पालिकाएँ कहते हैं। तो ये भी जो है 1992 से ही इसको भी संवैधानिक मान्यता मिली थी, लेकिन थोड़ा सा इसे हम इतिहास पे नज़र डाल लें इसके। हालांकि इतिहास दोनों का एक ही समान है, फिर भी थोड़े 1-2 पॉइंट आपको जानना चाहिए। एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली नगर पालिका या नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो था मद्रास। देखिए 1687-88 में अंग्रेज़ों ने, ये ब्रिटिश काल की बात है, मद्रास में जो है नगर निगम बनाया था। ये प्रथम आप कह सकते हो कि आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल में मद्रास शहर जो है, जो अब चेन्नई नाम से जाना जाता है, तो मद्रास को पहला नगर निगम इन्होंने बनाया था। और इसके बाद क्रमशः जो है बाद में बम्बई, उसमें जो था बम्बई और कलकत्ता, इनको भी जो है नगर निगम बनाया गया था। यानी शहरों में शासन को करने के लिए अलग से एक सरकार की स्थापना कह सकते हो, स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नमेंट की स्थापना ही ये जो है स्थानीय स्वशासन है। तो ये आप देख रहे हैं शुरू से। इसके बाद में जैसा आप पंचायती राज में पढ़े थे कि किस प्रकार से लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कुछ कार्य किए गए, तो वो आप कह सकते हो 1870 के समय में, 1870 में लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो एक प्रस्ताव लाता है। उस प्रस्ताव में इसने कुछ वित्तीय शक्तियाँ जो हैं इन स्थानीय निकायों को देने की बात की थी, यानी इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कही थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण, इसीलिए जो है यहाँ से शुरुआत मानी जाती है कि स्थानीय स्वशासन को कुछ शक्तियाँ मिलना शुरू हुई। फिर इसका जो सबसे अच्छा समय है वो 1882 में, पहले भी चर्चा किया था, लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन भी एक प्रस्ताव लेकर के आया था और इसने प्रस्ताव से जो है स्थानीय कुछ निकायों की स्थापना की थी। इसीलिए इसे लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसने जो है प्रस्ताव लाया था और इसने जिला बोर्ड की स्थापना की बात की थी। जिला बोर्ड और तालुका बोर्ड बनाए थे। तो इस लॉर्ड रिपन के इस योगदान को जो है, इसकी वजह से ये जो प्रस्ताव था इसे हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा इस प्रस्ताव को कहा जाता है। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक आधुनिक भारत के संदर्भ में बात की जा रही है। वैसे तो स्थानीय स्वशासन प्राचीन काल से हमारे देश में चला आ रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों और मुग़ल काल के समय में स्थानीय स्वशासन बहुत कमज़ोर हो गया था। बाद में इस समय लॉर्ड रिपन के समय में थोड़ा उसको मजबूती वापस से मिली, इसीलिए आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम 1919 का आप पढ़े होंगे। 1919 का अधिनियम जो था उसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। इसमें जो है स्थानीय स्वशासन
के संदर्भ में प्रावधान किए गए थे और ख़ास करके जो नगरीय स्थानीय स्वशासन था उसमें भारतीयों को भी इलेक्शन लड़ने की अनुमति दी गई थी। तो यहाँ पर भी जो है स्थानीय जो नगरीय आप बात कर सकते हैं, खास करके शहरों के लिए जो नगरीय स्थानीय स्वशासन, इसके संदर्भ में काफ़ी प्रावधान किए गए थे 1919 के अधिनियम में। और इसके बाद आप देखते हो कि नगरों में जो चुनाव हुए उसमें भारतीयों ने भी भाग लिया। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद जो है नगर निगम के उसमें। तो इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पुरुषोत्तम दास टंडन थे और सरदार पटेल थे। ये सब लोग जो है इन चुनावों में भाग लिए थे और विजेता बने थे नगरीय स्वशासन में। जब इस अधिनियम को आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो इसका काफ़ी आपने देखा कि विरोध भी हुआ था उस समय, वो सब इतिहास की बातें हैं, लेकिन इसमें स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया था। इसके बाद आप देखते हैं कि 1935 में जो स्थानीय स्वशासन बिंदु है वो राज्य सूची का विषय यानी प्रांतीय सूची का विषय बना दिया गया था। स्थानीय स्वशासन इसको जो है प्रांतीय सूची में रखा गया था। प्रांतीय यानी राज्य आप कह सकते हो सूची। और तब से लेकर के अब तक जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको राज्य सूची में ही स्थान मिला हुआ है। आज़ादी के बाद जब हमने अपना संविधान बनाया तब भी उसको राज्य सूची में हमने रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इतिहास है। अब हम बात कर भी चुके हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब ये होता है कि देखिए भारत में सबसे ऊपर आपकी केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार। इसके नीचे राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं। तो ये सरकार का दोहरा स्तर है। लेकिन जब स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है तो राज्य सरकारों के नीचे ही जो है जो अन्य सरकार होती है उसी को स्थानीय सरकार कहा जाता है। स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार में दो हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग स्थानीय सरकार होती है और शहरी क्षेत्र के लिए अलग सरकार होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था है उसको कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम। इसको हम कहते हैं पंचायत और इसको कहते हैं नगर पालिका। नगर पालिका संविधान के अलग अलग भागों में इसको संशोधन करके रखा गया है। ये जो है भाग 9 में रखा गया है और इसको हमने भाग 9A में रखा है। इसके लिए अलग अलग संशोधन भी किए गए थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस सेक्शन पे हम बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ शहरी पे बात करेंगे कि नगर पालिकाएँ क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे इसमें क्या प्रावधान जो है वो 74वें संविधान संशोधन से किए गए थे 1992 में। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं। पहले भी छोटा इसमें थोड़ा डिस्कशन किया भी जा चुका है। अब हम सीधे 74वें संविधान संशोधन से बात करेंगे जहाँ से इसको संवैधानिक मान्यता मिली है। एक चीज़ आप गौर करिएगा कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें आपने देखा कि त्रिस्तरीय है, 3 स्तर हैं। 3 स्तर जब हम कहते हैं इसका मतलब है कि वो एक ही सरकार है जिसके 3 लेवल हैं। वो पृथक पृथक सरकारें नहीं हैं, यानी कि ग्राम पंचायत, खंड पंचायत यानी मध्य स्तर और जिला पंचायत वो पृथक नहीं हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ग्राम पंचायत कोई योजना बनाता है, कोई प्रोग्राम बनाता है तो वो ब्लॉक पर जाता है, यानी मध्य वाले स्तर को भेजता है। मध्य स्तर अगर उसे अप्रूव करते हैं तो वो जिला पर भेजते हैं और वहाँ से फाइनल अप्रूवल होता है, तब वो कार्य होता है, यानी वो एक जुड़ा हुआ सिस्टम है। लेकिन जब हम नगर पालिकाओं में बात करेंगे तो इसमें जब हम देखते हैं कि कोई नगर निगम है, जैसे महानगर में नगर निगम होता है, छोटे शहरों में नगर पालिका परिषद होता है, और छोटे अर्धनगरीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे गांव और नगर का सम्मिलित रूप होता है, वहाँ नगर पंचायत होती है। तो यहाँ भी 3 प्रकार के नगर पालिकाओं की बात की गई है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम या फिर नगर पालिका निगम भी कहा जाता है। तो ये तीनों पृथक पृथक होते हैं, ये एक दूसरे से एकीकृत नहीं है। ऐसा नहीं कि नगर पंचायत अपना डिसीजन नगर परिषद को भेजेगा फिर वो नगर निगम को भेजेगा, ये सब अपना पृथक पृथक है, शक्तियाँ इनकी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नगर पालिकाओं के विषय में
तो नगर पालिकाएँ जो आए यानी नगरीय जो स्वशासन है ये कब संवैधानिक दर्जा मिला, तो ये हमारा अमेंडमेंट है 74 यानी 74वां संविधान संशोधन। तो पहले इसको संक्षिप्त रूप में हम देख लें कि ये कब किया गया और इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, अधिनियम ये 1992 में लाया गया था और इसको 93 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा क्या स्थापित किया गया, नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है इसके द्वारा नगरीय स्थानीय स्वशासन इसको संवैधानिक मान्यता दी गई। यानी पहले से था, ऐसा नहीं कि यहाँ से ये शुरू किया गया, संवैधानिक दर्जा। देखिए पहले भी नगरों में स्वशासन की स्थापना की जाती रही है, पहले आज़ादी के बाद से ही, और उसके पहले से अंग्रेज़ों के समय से भी चला आ रहा था। लेकिन उन संस्थानों को संविधान में कहीं भी स्थान नहीं दिया गया था, उन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, शक्तियाँ स्पष्ट नहीं थी। लेकिन यहाँ से इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है 1992 से। कैसे दिया गया संवैधानिक दर्जा, तो संविधान में इसको एक अलग भाग बना करके रखा गया है। तो एक भाग जोड़ा गया, भाग 9 का या 9A कह सकते हो, ये नया भाग है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद 243P से लेकर के 243ZG तक, ये कुल जो है 18 अनुच्छेद हैं, 18 आर्टिकल हैं जो पंचायतों, जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड हैं। और इसमें एक अनुसूची भी जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब देखिए हमने पहले भी आपको बताया था कि अनुसूची क्या होता है। जब भी कभी किसी अनुच्छेद में ज़्यादा चीज़ें लिखनी होती हैं, लिस्टेड क्रम है, कोई तालिका बनानी है, कोई टेबल बनानी है, तो उसी अनुच्छेद में न लिख करके एक अनुसूची में उसे लिखते हैं जा करके। तो ये 12वीं अनुसूची जो है वो इसी से रिलेटेड है और इसमें 18 पॉइंट हैं, 18 विषय हैं, टॉपिक हैं, और 18 विषय जो हैं वो नगर पालिकाओं से संबंधित हैं, नगर पालिका से संबंधित। यानी कि ये 18 नगर पालिकाओं की शक्तियाँ हैं, टॉपिक हैं जिन पर नगर पालिकाएँ डिसीजन लेती हैं, विधियाँ बना सकती हैं। हमने जब आपको पंचायती राज सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पर 11वीं अनुसूची थी जिसमें 29 सब्जेक्ट थे। यहाँ पे 18 विषय हैं और 18 अनुच्छेद भी हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको कब से लागू किया गया, इसको लागू किया गया 1 जून 1993 से, इसको देश में लागू किया गया है। तो इस व्यवस्था को चलिए समझते हैं कि नगर पालिकाओं की व्यवस्था किस प्रकार से है। इस विधेयक के अनुसार जो है 3 प्रकार के नगर पालिका सिस्टम जो है वो बनाने की बात की गई है। 3 प्रकार के, देखिए कौन कौन से हैं। नगर पालिकाएं 3 प्रकार की होंगी। नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटीज़, इसके 3 प्रकार होंगे। 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, देखिए भारत में जो नगरीय स्वशासन है तो 8 प्रकार का नगरीय स्वशासन देखने को मिलेगा। इसी क्लास में हम आगे 8 प्रकार जो आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 8 प्रकार हैं उसमें कुछ ऐसे नगर हैं जिनके स्वशासन को स्थापित करने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, अलग से कोई अधिनियम बनाया गया है या अलग से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस तरह से टोटल 8 प्रकार का नगरीय स्वशासन होता है। लेकिन जो संवैधानिक दर्जा है यानी संविधान में जो जिक्र किया गया है वो 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि 74वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में कितनी प्रकार की नगर पालिकाओं की स्थापना की बात की गई है, तो 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की बात की गई है जो अभी हम बताएंगे आपको। लेकिन भारत में जो
नगरों का स्थानीय स्वशासन होता है वो 8 प्रकार से होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसमें वो अलग से अधिनियम बना के कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले 3 प्रकार देखते हैं क्या है। जो पहला प्रकार है जो छोटा है उसको कहा गया नगर पंचायत। नगर पंचायत, नगर पंचायत। नगर पंचायत जो है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? वो ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्रामीण से शहर होने की कंडीशन में है, यानी कि वो ना तो बहुत बड़े शहर बन पाए हैं और ना अब गांव रह गए हैं, बीच के सिचुएशन में है। अर्धनगरीय भी आप कह सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ग्रामीण से नगर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र हैं। आपने देखा होगा बहुत से आपको नगर पंचायत मिलेंगी देखने को, छोटे छोटे कस्बे टाइप के होते हैं जो कुछ कुछ गांव जैसे हैं और कुछ कुछ शहर जैसे हैं। तो उस वहाँ पे नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी जो वहाँ का स्थानीय सुशासन होगा। दूसरा जो प्रकार है जो इससे ऊपर यानी इससे बड़ा है वो है नगर पालिका। नगर पालिका परिषद यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। तो ये नगर पालिका परिषद जो होता है वो छोटे शहरों के लिए है। ये क्या है? छोटे शहर हैं, यानी कि अब ये गांव नहीं है, ये शहर बन चुके हैं, लेकिन बहुत बड़े शहर नहीं है, छोटे शहर हैं। तो वहाँ पर स्थानीय स्वशासन के लिए जो सरकार स्थापित की जाएगी उसे नगर पालिका परिषद कहा जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो बड़े बड़े नगरों के लिए है, उसको कहते हैं नगर पालिका निगम, या सीधे आप उसे नगर निगम कहेंगे। नगर निगम। नगर पालिका निगम या नगर निगम भी, इसे शॉर्टकट में इसे नगर निगम भी कहा जाता है, नगर निगम। तो ये हो गया आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे बड़ा ये है। नगर पालिकाओं में सबसे जो बड़ी संस्था है जो बड़े बड़े महानगरों के लिए होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो ये 3 प्रकार के हैं। ये किसके लिए हैं? ये बड़े शहर हैं, बड़े शहर, वहाँ पे ये सरकार स्थापित की जाती है। तो नगर पालिकाएँ आपकी 3 टाइप की हैं। तीनों टाइप हमने बता दिए कहाँ पर होंगे। जैसे कि आप छोटे शहर देखते होंगे वहाँ ये है, और बहुत बड़े बड़े महानगर वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब इनकी संरचना कैसी होगी? संरचना और गठन का मतलब ये है कि ये सरकार जो स्थापित की जाएगी स्वशासन के लिए, इसमें सदस्य और अध्यक्ष होंगे। तो वो कैसे आएंगे, कैसे चुने जाएंगे, वो बात कर लेते हैं हमें। तो अब नगर पालिकाएँ समझ गए। देखिए एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो नगरीय स्थानीय स्वशासन होता है ये चीज़ वो 3 मंत्रालय से संबंधित है। ये जो है इससे 3 मंत्रालय रिलेटेड हैं। 3 मंत्रालय कौन से? देखिए जो ये प्योर नगरीय स्वशासन है जो संविधान में इस तरह से वर्णित है वो तो आपका नगर विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। नगर विकास मंत्रालय। और कुछ कैंटोनमेंट एरिया होते हैं, छावनी बोर्ड होते हैं, जो भी 8 प्रकार में हम आपको बताएंगे। तो वो चूँकि सेना से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं, कैंटोनमेंट एरिया वो होते हैं जहाँ मिलिट्री वगैरह स्थायी रूप से रहते हैं। तो ऐसे भी क्षेत्र होते हैं। तो वहाँ पर ये नगर पालिकाओं की स्थापना नहीं की जाएगी, वहाँ पर दूसरा हिसाब होता है। तो वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसीलिए इसे नगरीय सुशासन में रक्षा मंत्रालय भी इन्वॉल्व है और गृह मंत्रालय भी इन्वॉल्व है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय कहाँ पे इन्वॉल्व है? जैसे कि यूनियन टेरिटरीज वगैरह क्षेत्रों में भी जो नगरीय सुशासन है उसमें गृह मंत्रालय इन्वॉल्व है। तो
हमने बताया ना कि ये जो 3 प्रकार हैं ये संविधान में वर्णित हैं। बाकी कुछ इलाकों में, जैसे हमने बताया ना, छावनी के लिए कैंटोनमेंट क्षेत्र बनाया जाता है, छावनी बोर्ड बनाया जाता है, और कुछ विशेष औद्योगिक नगर होते हैं, वहाँ के लिए अलग प्रकार का सुशासन बनाया जाता है। जैसे किसी उद्योग के निकट कोई नगर विकसित हो रहा है तो उन सबको मिला के 8 प्रकार हो जाएंगे, लेकिन ये 3 ही जो है 74वें संविधान संशोधन से आपको ये 3 नाम मिलेंगे। बाकी हम 8 पे अभी चर्चा करेंगे कौन से होंगे। इन सबको ही नगर पालिकाएँ कहा जाता है। ये 3 अलग अलग इनके ऑफिशियल नेम हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे बनती है सरकार, कैसे गठन होता है इनका, और स्ट्रक्चर क्या है इनका। संरचना, गठन, या आप कह सकते हो सदस्य एवं अध्यक्ष का निर्वाचन आदि कैसे होता है। तो देखिए, ये कोई भी स्तर हो, ये तीनों स्तर पे सेम, मतलब तीनों जो हैं आपके प्रकार, उनमें सब में सेम प्रक्रिया है। इसीलिए हम एक जो बात कर रहे हैं वो तीनों पे लागू होगी। तो देखिए, जो सदस्य हैं उनका कैसे होगा। सदस्य तो कहा गया कि सदस्यों का चुनाव सीधे डायरेक्ट इलेक्शन से होगा, सीधा चुनाव। यहाँ पे क्या होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब हम जो बात कर रहे हैं वो सभी नगर पालिकाओं पे लागू है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका परिषद हो, और चाहे वो नगर निगम हो। ये सदस्य सब जगह होंगे। सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाएंगे। ये जो है, इसमें जो है प्रत्येक नगर पालिका, जो भी नगर पालिका है किसी भी टाइप की हो, नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो वार्डों में बांटा जाएगा। और प्रत्येक से एक सदस्य होगा, प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाएगा जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाएगा। ये खास बात आप ध्यान रखिएगा। यानी सदस्यों का चुनाव सभी में कैसे होगा, डायरेक्ट इलेक्शन से होगा। अब अध्यक्ष का चुनाव देखें कि अध्यक्ष कैसे होगा। तो अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल पर यह बात छोड़ी गई है कि अध्यक्ष किस प्रकार से निर्वाचित किया जाएगा। इसका जो है प्रत्यक्ष हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा, राज्य विधानमंडल तय करेगा। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि स्थानीय स्वशासन जो सब्जेक्ट है वो हमारे संविधान में राज्य सूची का विषय है। तो इस पे बहुत से अधिकार राज्य सरकार को होते हैं। पिछले पंचायती राज में भी आपने देखा था कि राज्य सरकारों का बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोल है। तो यहाँ पर भी देखिए, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, ये राज्य विधानमंडल तय कर देगा, अपने अपने राज्य में प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। अब इसमें देखिए, मनोनीत भी होते हैं। नगर पालिकाओं में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य। तो राज्य विधानमंडल जो है सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्य विधानमंडल, ये पावर दी गई है, राज्य विधानमंडल मनोनीत कर सकता है, कर सकता है। किसको मनोनीत कर सकता है, तो देखिए इसमें उस क्षेत्र से रिलेटेड जो एमपी हैं, यानी लोकसभा के एमपी को किसी को बना सकता है, या एमएलए को बना सकता है जो विधानसभा के मेंबर हैं, या फिर जो राज्यसभा या राज्य विधानमंडल, विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं।
इनको भी जो है अगर उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में ये हैं लोग, तो इसमें से भी किसी को वो मनोनीत कर सकता है सदस्य के रूप में। तो एमपी हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, ये सदस्य हो सकते हैं, इनमें से मनोनीत कर सकता है। या फिर कुछ अनुभवी व्यक्ति जिनको स्थानीय स्वशासन से अनुभव हो कुछ करने का, उनको भी मनोनीत किया जा सकता है। तो अनुभवी व्यक्ति भी आ सकते हैं। किसमें अनुभव हो इनको? स्थानीय स्वशासन में इनको अनुभव हो। तो देखिए यहाँ पर सदस्य में कुछ सदस्य राज्य विधानमंडल तय कर सकता है कि मनोनीत होंगे। वो कौन से सदस्य होंगे? वो एमपी हो सकते हैं, उस क्षेत्र के लोकसभा के मेंबर में से कोई, एमएलए हो सकते हैं, राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, राज्य के अगर विधान परिषद है तो उसके भी सदस्यों में से किसी को लिया जा सकता है, या फिर कोई अनुभवी व्यक्ति है जिसको स्थानीय स्वशासन का एक्सपीरियंस है तो उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इनकी संरचना तय होती है। अब राज्य विधानमंडल को एक और पावर है कि अगर जो नगर पालिका है उसकी जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो है कुछ समितियाँ, वार्ड समितियाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, वार्ड समितियाँ। वार्ड समितियाँ कहाँ बनेंगी? जहाँ पे 3 लाख से अधिक जनसंख्या है। अधिक जनसंख्या अगर है तो वार्ड समितियाँ बनेंगी, वार्ड समितियाँ। और ये राज्य विधानमंडल तय करेगा किस प्रकार से, वो विधि बनाएगा कि कैसे क्या होगा। राज्य विधान मंडल तय करेगा, यानी वो अपना विधि बना करके वो बनाए कैसे ये वार्ड समितियां बनेंगी, क्या इनके लिए प्रोसीजर्स होगा, वो सब ये तय करेंगे। बस एक चीज़ है कि 3 लाख से अधिक अगर जनसंख्या है तो वहाँ पे वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। तो संरचना कुछ भी कठिन नहीं है, ये सब जगह लागू है कि मेंबर होंगे, मेंबर डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, कुछ मेंबर मनोनीत हो सकते हैं जो यहाँ से लिए जा सकते हैं, एमपी, एमएलए, और ये भी राज्यसभा के मेंबर एमपी और एमएलसी होते हैं जो विधान परिषद के वो, या फिर अनुभवी व्यक्ति, इनको भी इसमें लाया जा सकता है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन और मनोनीत दोनों प्रकार के हो सकते हैं। प्रत्यक्ष तो होंगे ही, ज़्यादातर तो सब प्रत्यक्ष ही होंगे। अध्यक्ष जो होगा वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे होगा ये राज्य विधानमंडल तय करेगा, तो उसका इलेक्शन उस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आरक्षण की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पंचायती राज में आरक्षण है, तो क्या यहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था है कि नहीं है। नगर पालिकाओं के चुनाव में आरक्षण, देखिए नगर पालिकाओं के चुनाव में भी बिल्कुल उसी प्रकार से आरक्षण दिया गया है जैसे पंचायती राज में दिया गया था। तो कुछ भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा नया नहीं है, कुछ परिवर्तन है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए आरक्षण, रिजर्वेशन, तो एससी और एसटी को जो है जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में, ऐसा आपने पंचायती राज में भी देखा था अनुपात में, और इसमें 1/3 महिलाएं भी होंगी, एससी एसटी की ही महिलाएं होंगी। यानी एससी एसटी को जो मिलेगा जनसंख्या के अनुपात में, उसमें उन्हीं के कैटेगरी की 1/3 महिलाएं लेना अनिवार्य होगा। अब दूसरा देखिए, अध्यक्ष पदों के लिए राज्य विधानमंडल तय करेगा। देखिए अध्यक्ष पदों के लिए, अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल को शक्ति है विधानमंडल तय करेगा। और देखिए महिलाओं का कुल आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा, जैसा पंचायती राज में आपने देखा था। महिलाओं का कुल आरक्षण यानी कि ये वाली महिलाएं मिला के और सामान्य वाली भी महिलाएं मिला करके महिलाओं का कुल आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम नहीं
होगा। ओबीसी की अगर बात करें तो वो भी राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। ओबीसी को आरक्षण देना है या नहीं देना है, ये भी राज्य की विधानमंडल तय करेगी, विधानमंडल तय करेगा। तो इस तरह से आरक्षण व्यवस्था लगभग वैसी ही है जैसी आपने पंचायती राज सिस्टम में देखा था। तो यहाँ भी आपको आरक्षण वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल तय कर सकता है, और वहाँ पर बात की गई थी कि सदस्य से लेकर के अध्यक्ष पद तक सभी स्तरों पर सेम चीज़ लागू थी। अब कार्यकाल की बात करें, जैसे आपने देखा था पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, वैसे ही नगर पालिकाओं का भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। इनका भी जो है प्रथम अधिवेशन, जो पहली मीटिंग होगी, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष, 5 वर्ष। जो पंचायती राज सिस्टम को पढ़ चुके हैं उनके लिए क्लास बहुत सरल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लगभग वैसी ही हैं। तो प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। अब देखिए, अगर बीच में कोई भंग होती है, बीच में भंग हो जाती है अगर कोई नगर पालिका, तो फिर से इलेक्शन होंगे, होने पर पुनः चुनाव होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा बाकी है तो पुनः चुनाव होंगे। यदि कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष है तब। ऐसे नहीं होगा, अगर 4 ही महीने बचा हुआ है अगले इलेक्शन आने में तो फिर से चुनाव नहीं होगा वहाँ पे, अब डायरेक्ट वही होगा जो 5 साल के लिए फिर से होगा। तो यहाँ पर अगर बीच में भंग हो जाता है तो फिर से चुनाव होंगे, 6 महीने के अंदर होंगे, लेकिन 6 महीने से अधिक शेष है कार्यकाल तभी ऐसा होगा। और अगर नवगठित होती है कोई, पुनर्गठित इसको लिखेंगे, पुनर्गठित जो पालिका है, पालिका नगर पालिका कर लीजिएगा, शेष कार्यकाल के लिए होगी, शेष कार्यकाल के लिए होगी। यानी कि अगर कोई नगर पालिका 4 वर्ष पे भंग हो जाती है तो उसका इलेक्शन होगा, तो जो अगली नगर पालिका गठित की जाएगी वह 1 साल के लिए होगी, यानी 5 साल पूरा करेगी जा कर के, टोटल शेष जो बचा हुआ था उतने 1 साल वो काम करेगी, 4 साल पहली वाले ने काम किया था, टोटल मिला के 5 हो जाएगा, फिर नया इलेक्शन होगा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवगठित जो पालिका होती है बीच में, वह कितने कार्यकाल के लिए होती है? वो 5 वर्ष के लिए नहीं होती है, शेष कार्यकाल के लिए होती है। तो ये आपका कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। अब हम बात करते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है, कौन चुनाव करवाता है। तो हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था, जो इसके पहले आपने पढ़ी थी पंचायती राज वाली, तो उसमें हमने बताया था कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वही दोनों के इलेक्शन कराता है, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम के हों चाहे वो ये नगर पालिकाओं के हों, दोनों का इलेक्शन एक ही राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, सेम वही है। तो उसी को आप लिख लेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग इसमें एक होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? वो एक सदस्यीय संस्था है, एक सदस्यीय आयोग है ये, इसमें एक ही मेंबर होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति और सेवा शर्तें दोनों चीज़ें तय करते हैं राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल द्वारा। यानी कि किसको राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा ये तय करते हैं राज्यपाल। इस पद को क्या कहा जाता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। ये है पद, एक ही पद होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त।
इनकी नियुक्ति, इनकी सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा तय की जाती हैं। इनके कार्यकाल में इनकी सेवा शर्तों में नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन इनको हटाने का प्रोसीजर, पिछली क्लास में शायद ये पॉइंट मैं नहीं बताया था, लेकिन वही चूँकि वही है तो आप वहाँ भी लिख लीजिएगा। इन्हें हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया से ही हटा सकते हैं। इन्हें हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा ही हटा सकते हैं। यानी इनको हटाने के लिए वही प्रक्रिया की जाएगी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो ये है राज्य का निर्वाचन आयुक्त। कार्य वही है, कार्य हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि राज्य का निर्वाचन आयुक्त क्या करता है काम, 2 काम करता है। पहला तो हमने बताया था कि ये पंचायतों का इलेक्शन भी कराते हैं, पंचायतों प्लस नगर पालिकाओं, दोनों में वही है सेम, पालिकाओं का निर्वाचन करवाते हैं, निर्वाचन कराते हैं। अब निर्वाचन कराते हैं का मतलब है पूरा निर्वाचन कराने की प्रक्रिया यही करते हैं, उसका नियंत्रण भी करते हैं, अधीक्षण भी करते हैं, कैसे क्या होगा ये सब कुछ यही करते हैं। और मतदाता लिस्ट भी जो है, मतदाता सूची भी तैयार कराते हैं, तैयार कराते हैं यही। तो ये दोनों जगह पंचायत और नगर पालिकाओं दोनों जगह वही सेम है, यही राज्य के निर्वाचन आयुक्त दोनों जगह काम करते हैं। लेकिन ये इलेक्शन कराने का निर्णय जो है वो राज्य सरकार लेती है, लेकिन करवाते ये हैं। ठीक है, जब वो अपना निर्णय लेते हैं तब ये नोटिफिकेशन जारी करके कराते हैं कार्य इसको। तो ये राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वित्तीय स्रोत, शक्तियाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि सरकारें तो आपने गठित कर दी निचले स्तरों पे, इनको पैसा कहाँ से मिलेगा। और पैसा है तो हमने वित्त आयोग भी, आपको राज्य वित्त आयोग भी बताया था, वो भी यहाँ सेम है, उसको भी अभी पॉइंट हम नोट करा देंगे। लेकिन सबसे पहले वित्तीय स्रोत हम देख लेते हैं, इनकी कार्य, शक्तियाँ और वित्तीय स्रोत। देखिए पहले तो इनके हम कार्य देखें और शक्तियाँ देखें। क्या करते हैं ये सरकारें, जो नगर के स्थानीय सरकारें हैं, जैसे आपके बड़े बड़े नगरों में जो हैं सरकारें, तो वो क्या काम करती हैं, उनको क्या पावर है। तो बिल्कुल पंचायतों की तरह ही 3 पॉइंट आपको इसमें जानने हैं, 3 चीज़ें हैं। देखिए पहला तो आर्थिक विकास के कार्य करेंगे ये, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के भी काम करेंगे, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम बनाना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम बनाना, ये इनका काम है। ये कार्य आपने पंचायतों में भी देखा था। और यही कार्य अगर इनको सौंपा जाता है, यानी उन्होंने खुद नहीं बनाया, राज्य सरकार ने बनाया और उन्होंने इसको दिया कि आप ये कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में, तो वो भी इनको करना है। यानी कि सौंपे गए कार्य, सौंपे गए कौन से कार्य, यही वाले आर्थिक विकास के कार्य एवं सामाजिक न्याय के कार्य करना, ये भी इनको करना पड़ेगा। अब देखिए इनको कार्य, जो इनके 18 विषय हैं जो 12वीं अनुसूची में है वो सौंपे जाएंगे, वो इनको करना है। तो इसमें शामिल है 12वीं अनुसूची के 18 विषय में से सौंपे गए कार्य। देखिए अब यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि 18 विषय हैं नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो 12वीं सूची में है। ये 18 विषय हैं शक्तियाँ। नगर पालिकाएँ इन 18 टॉपिक पे कार्य करेंगी। इसको पुस्तक में आप कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा और 1-2 राउंड पढ़ लीजिएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता हो जाएगा कि नगरों में, नगर के विकास से रिलेटेड वहाँ सड़कें हैं, पुलिया हैं,
पेयजल की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, इन सब चीज़ों पे कार्य इनको करना होता है। बहुत से विषय हैं उसमें। तो इसमें 29 विषय पंचायतों में थे, 18 विषय नगर पालिकाओं में है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा कि इनमें से सौंपे गए कार्य, क्योंकि राज्य विधानमंडल को ये कहा गया कि आप अधिक से अधिक कार्य इनको सौंपिए। तो ये विषय हैं इनके पास ज़रूर, लेकिन इनको राज्य सरकार अधिकृत जब करता है, जितना जिस सीमा तक, वहाँ तक ये कार्य करते हैं। तो ये जो है इनकी शक्तियाँ और कार्य हैं। अगर शक्तियाँ और कार्य दिए गए हैं तो पैसा भी चाहिए। तो वित्त कहाँ से आएगा, यानी वित्तीय स्रोत क्या है। अच्छा, एक ऊपर और पॉइंट छूट गया है, योग्यताएं आप लिख लीजिएगा। जहाँ पे चुनाव लिखा है वहीं पे आप लिख लीजिएगा योग्यता 21 वर्ष आयु, यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु योग्यता निर्धारित की गई है, और शेष योग्यताएं राज्य विधानमंडल तय करेगा। एक तो पहले से तय है, और शेष योग्यताएं कौन तय करेगा, राज्य विधानमंडल तय करेगा। जैसे पंचायत में आपने देखा था, वैसे ही बिल्कुल इसमें भी सिस्टम वैसे ही दिया गया है, तय करेगा। अब हम वित्त पे बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है कि पैसा कहाँ से मिलता है, कराधान की शक्तियाँ क्या हैं इनके पास। देखिए 5 स्रोत हैं, नगर पालिकाओं के पास में 5 स्रोत हैं जहाँ से ये पैसा प्राप्त कर सकते हैं।